दिल्ली के ज्योति हॉस्पिटल में हमेशा की तरह बहुत भीड़ थी। रजत के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर चहलकदमी कर रहा था। उसकी पत्नी तानिया ऑपरेशन थिएटर के अंदर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। तानिया को 5 महीने का गर्भ था। अचानक से सीढ़ियों से गिरने के कारण बच्चा पेट में ही मर गया था और उसे अत्यधिक रक्त स्त्राव हो रहा था। तान्या की इस हालत के लिए रजत मन ही मन खुद को कोस रहा था। काश उसने तान्या का ठीक से ख्याल रखा होता तो आज उसकी तान्या मौत से लड़ नहीं रही होती। इतने खुश थे दोनों माता पिता बनने की खबर से कि उन्होंने तो बच्चे का नाम तक भी सोच लिया था। न जाने किसकी नज़र लग गई उनकी खुशी को, जो तान्या के साथ यह हादसा हो गया। यह ज़िंदगी ऐसी ही होती है, एकदम अनिश्चित सी। ना जाने कब क्या हो जाए, कौन क्या कह सकता है। नज़र हर बार दूसरों की ही नहीं, कभी कभी खुद की भी लग जाती है अपनी ही खुशियों को। रजत और तान्या का एक दूसरे के सिवा कोई था भी तो नहीं। रजत के माता पिता बचपन में ही मर चुके थे और वो अनाथ आश्रम में पला बढ़ा था। तान्या के परिवार में उसके माता पिता और बड़ा भाई था, लेकिन उनकी नज़र में तान्या मर चुकी थी। कारण तान्या का परिवार के खिलाफ जाकर रजत से प्रेम विवाह करना। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला, रजत लपक कर डॉक्टर नम्रता की तरफ भागा। तान्या कैसी है डॉक्टर? वो खतरे से बाहर है, थोड़ा समय लगेगा उसे होश में आने में। आप मेरे केबिन में आएंगे, आपसे ज़रूरी बात करनी है मुझे। रजत डॉक्टर नम्रता के पीछे पीछे उनके केबिन में चला गया। मिस्टर रजत, तान्या को अभी आराम की सख्त ज़रूरत है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि दूसरे बच्चे के लिए अभी जल्दबाजी मत कीजिएगा। इस वक्त उसे आपके स्नेह और सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। उसका ख्याल रखिएगा। 1-2 घंटे में वो होश में आ जाएगी और 2 दिन बाद उसे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा, अगर सब कुछ सही रहा तो। जी डॉक्टर, मैं आपकी सलाह को ध्यान में रखूँगा। शुक्रिया। तान्या की जान बचाने के लिए रजत के जाने के बाद डॉक्टर नम्रता मन ही मन तान्या की हालत के बारे में सोच रही थी। उसके ज़ख्मों को देखकर उनके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वो सीढ़ियों से खुद गिरी थी कि या फिर उसे धक्का देकर गिराया गया था। यूँ तो ये सवाल वो रजत से पूछना चाहती थी, लेकिन फिर उन्हें लगा बेहतर ही यह सवाल तान्या से ही पूछा जाए। वैसे रजत देखने में तो भला इंसान ही लग रहा है, लेकिन आजकल के समय में हर व्यक्ति के दो दो रूप हैं, एक घर के लिए और दूसरा समाज के लिए। अब कौन सा असली है और कौन सा नकली, यह कहा नहीं जा सकता। करीब 2 घंटे बाद तानिया को होश आ गया तो रजत उसके करीब बैठा हुआ था। कैसी हो तानिया? उसकी आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी। काश बच्चे के साथ मैं भी मर जाती तो मुझे भी इस जीवन से मुक्ति मिल जाती। पागलों वाली बातें मत करो तानिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। शुक्र है भगवान का कि तुम बच गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे साथ मैं भी खुद को ख़त्म कर लेता। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तानिया? मैंने तुम्हें नीचे जाने के लिए मना किया था ना, फिर तुम नीचे उतरी ही क्यों? एक ज़रा सी लापरवाही से तुम्हारी जान पर बनाई। तुम्हारे सीढ़ियों से नीचे गिरने से ना सिर्फ मैंने अपने बच्चे को खो दिया, बल्कि तुम भी मरते मरते बची हो। वो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, जैसे उसकी कही बातों के पीछे का अर्थ समझने की कोशिश कर रही हो। वो चीख चीख कर कहना चाहती थी कि यह झूठ है, लेकिन आवाज़ जैसे गले में ही घुटकर रह गई थी। वो अपनी सारी ताकत लगाकर उसकी बात का प्रतिकार करना चाहती थी कि तभी उसके ग्लूकोज लगे हाथ को रजत ने इतनी ज़ोर से दबाया कि उसकी चीख निकल गई। क्या हुआ तानिया, तुम इतनी ज़ोर से चीखी क्यों? डॉक्टर, उसके हाथ पर जहाँ सिरिंज लगी हुई है वहाँ से खून निकल रहा है, आप ज़रा देखिए ना प्लीज़। डॉक्टर नम्रता ने जल्दी से नर्स को बुलाया और सिरिंज ठीक से लगाने के लिए कहा। मिस्टर रजत, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे क्या? मुझे तानिया का चेकअप करना है। जी ज़रूर। रजत के जाते ही डॉक्टर नम्रता ने तानिया से प्यार से पूछा, तबीयत कैसी है तानिया? जैसी इस हाल में होनी चाहिए ठीक वैसी ही है। एक बात पूछना चाहती थी, तुम सच में सीढ़ियों से ही गिरी हो ना, या फिर कोई और बात है? सीढ़ियों से गिरकर ही मेरा ये हाल हुआ है डॉक्टर। काश मैंने अपने पति की बात मान ली होती तो आज मेरा बच्चा सही सलामत होता। तानिया फिर से रोने लगी थी। तभी रजत कमरे में आ गया और गुस्से से डॉक्टर नम्रता की तरफ देखने लगा। आपका मतलब क्या है डॉक्टर नम्रता? आपको क्या लगता है कि जानबूझकर मैंने तानिया को सीढ़ियों से धक्का देकर गिराया है? आप मुझे गलत समझ रहे हैं मिस्टर रजत, मेरा यह मतलब नहीं था। खैर, आपका जो भी मतलब हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर नम्रता बिना कुछ कहे चली गई थी। अपने केबिन में बैठते ही उन्होंने एक गिलास पानी पिया और तानिया के बारे में सोचने लगी। पता नहीं आजकल के ज़माने की होते हुए भी यह लड़कियां इतना सहती क्यों हैं? पढ़ी लिखी है, चाहे तो नौकरी करके अपना गुजारा कर सकती हैं,
लेकिन इन्हें तो पति की मार खानी है और समाज की नज़र में बेचारी बनकर रहना है। मुझे पूरा यकीन है वो सीढ़ियों से खुद नहीं गिरी है, उसे ज़रूर गिराया गया होगा। उसके शरीर पर जिस तरह की चोटों के निशान थे वो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। रजत ज़्यादा समय हॉस्पिटल में ही बिताता था। सभी नर्सों की ज़ुबान पर एक ही बात थी, आप बड़ी किस्मत वाली हैं तानिया, जो आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला है। यह बात सुनकर तानिया हल्का सा मुस्कुरा देती थी। वही जानती थी कि हकीकत में वो कितनी किस्मत वाली है। वो मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि भगवान ऐसी किस्मत किसी को ना दे। वो रजत को छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन कहाँ जाती। उसके परिवार ने उसके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। वो तो उसे मरा हुआ मानकर कब का उसका पिंडदान भी कर चुके थे। 2 दिन बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था और रजत उसे घर लेकर आ गया। तानिया तुम आराम करो, तब तक मैं खाने की तैयारी करता हूँ। ज़्यादा कुछ तो रजत को बनाना आता नहीं था। उसने दाल चावल गैस पर चढ़ा दिए थे और फिर घर की साफ़ सफाई पर लग गया। सीढ़ियों पर अब भी कई जगह खून के धब्बे थे जिन्हें वो रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था। सारा काम ख़त्म करने के बाद वो तानिया और अपने लिए खाना लेकर कमरे में चला गया। तानिया सो रही थी, उसका फूल सा सुंदर चेहरा मुरझा गया था। उसे पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया था और उसने उसी वक्त सोच लिया था कि शादी करेगा तो तानिया से, वरना किसी से नहीं। इतना आसान नहीं था तानिया को हासिल करना, लेकिन रजत भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जिस चीज़ पर एक बार उसकी नज़र ठहर जाए फिर वो जैसे भी हो उसे हासिल करके ही रहता था। उसने प्यार से तानिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो उठो, खाना खा लो। मेरा खाने का मन नहीं है रजत, तुम खा लो। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, देखो मना मत करो। खाना नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी जल्दी। रजत उसे ज़बरदस्ती अपने हाथ से खिलाने लगा था। तानिया ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती खाना खा रही थी। इस वक्त उसमें रजत से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वो जानती थी रजत के इस व्यवहार के पीछे की असली वजह, वो जितनी जल्दी स्वस्थ होगी वो उतनी जल्दी उसके करीब आ पाएगा। वो उसे छुए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। उसकी हर रात तानिया से नज़दीकियों की ख्वाहिश रहती थी। महीने के 5 दिन भी वो चिड़चिड़ाते हुए काटता था। रजत पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था पुलिस डिपार्टमेंट में। सभी पुलिस वालों से उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी। ऑफिस में, आस पड़ोस में भी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। ज़ुबान इतनी मीठी थी कि जैसे किसी ने ज़ुबान पर शक्कर घोल दी हो। हर समय दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। कभी किसी औरत की तरफ गलत नज़र से देखता तक नहीं था। इन्हीं गुणों के चलते तो तानिया को उससे प्यार हो गया था, और प्यार भी ऐसा कि वो उससे शादी करने के लिए अपने परिवार से बगावत करने को भी तैयार हो गई थी। कई बार ज़िंदगी जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। हर चेहरे पर कई चेहरे होते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदलते रहते हैं। दिल प्यार में इतना पागल हो जाता है कि रात को भी दिन समझने लगता है। ना किसी की सुनना चाहता है और ना ही किसी के तर्क को समझना चाहता है। बस वो तो उसी की बात को सुनना और समझना चाहता है जिसके प्यार में पड़कर वो अपनी सुध बुध खो बैठा है। क्या सोच रही हो तानिया? कुछ नहीं, बस यूं ही। बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही तो नहीं था, मेरा भी था। जितना तुम्हें उसके जाने का दुख है उतना मुझे भी है तानिया। तानिया गुस्से में रजत की तरफ देखने लगी। अगर तुम्हें अपने बच्चे से इतना ही प्यार था तो तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का क्यों दिया? तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? तानिया, मैंने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया, तुम बस धक्का मुक्की में गिर गई और मैं चाहकर भी तुम्हें गिरने से नहीं बचा पाया। तुम अगर मुझे जवाब नहीं देती तो मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाता। तुम्हें पता है मुझे बहस पसंद नहीं है और तुम हमेशा हर बात पर मुझसे बहस करती हो। इतना प्यार करता हूँ तुमसे, क्या तुम मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकती? तानिया चुपचाप रोए जा रही थी। रजत उसे गले से लगाकर चुप करवाने लगा। अच्छा ठीक है, सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे रो मत तानिया, इतना रोगी तो तबीयत और ख़राब हो जाएगी। रजत बार बार उससे माफ़ी मांग रहा था, रोते हुए उसके चेहरे को चूम रहा था। हर बार ऐसे ही होता था, वो उस पर हाथ उठाता था, फिर उससे माफ़ी मांगता था और फिर कुछ दिन उससे इतने प्यार से पेश आता था कि लगता ही नहीं था उसने कभी उस पर हाथ उठाया होगा। दुनिया की नज़र में वो एक परफेक्ट कपल थे और एक समय था जब तानिया भी इसे सच मानती थी और इसी भ्रम में जीती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे भ्रम का जाल आंखों के आगे से हटता गया और वो रजत के दोगलेपन से रूबरू होती चली गई। कई बार उसने उसे छोड़कर जाने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार रजत उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाता और उसे अपने प्यार का वास्ता देकर रोक लेता। वो ना चाहते हुए भी हर बार रुक जाती, इस उम्मीद के साथ
कि रजत फिर से उस पर हाथ नहीं उठाएगा। हर लड़की की तरह वो भी अपनी शादी को बचाना चाहती थी, लेकिन शादी को बचाने के चक्कर में वो खुद को मरता हुआ महसूस करने लगी थी। खैर, वो रजत से भागकर जाती भी तो कहाँ जाती। उसके घर के सिवा उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी तो नहीं थी। प्रेम विवाह की वजह से परिवार ने उससे मुंह मोड़ लिया था। अगर परिवार की मर्जी से विवाह करती तो आज वो हर मुसीबत में उसका साथ देते। पति की बात सिर झुकाकर मानी होती तो आज उसके शरीर और आत्मा पर जख्मों के निशान नहीं होते। तानिया ने अपनी ज़िंदगी अगर अपनी इच्छा से जीने की ना सोची होती तो आज वो इतनी मुश्किलों में ना घिरी हुई होती। ना विवाह से पहले उसका अपनी ज़िंदगी पर हक था और ना ही विवाह के बाद। रजत ने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी ऑफिस से, ताकि वो तानिया का ठीक से ख्याल रख सके। वो उसे समय से दवाइयाँ और खाना देना भूलता नहीं था। तानिया का दिल भावुक हो गया था उसे इस तरह से उसका ख्याल रखता हुआ देख। समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा रूप असली है रजत का, ये जो उसका ख्याल रख रहा है या फिर वो जो उस पर गुस्सा आते ही हाथ उठाने से पीछे नहीं हटता। कैसे भूल सकती थी वो कि रजत ने उसके प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, उस पर हाथ उठाया था। आज उसी के कारण उसे इतना कुछ भुगतना पड़ रहा था। वो शारीरिक और मानसिक रूप से इतने तनाव में थी कि कभी कभी उसे लगता था या तो पागल हो जाएगी या फिर अपने हालातों से तंग आकर आत्महत्या कर लेगी। तुम बीच बीच में कहाँ खो जाती हो तानिया? बच्चे के बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या होगा? हम दोबारा कोशिश करेंगे और फिर सब सही हो जाएगा। अभी हमारे पास बहुत समय है, बच्चा होने में कोई समस्या नहीं आएगी। यह बात सुनकर तानिया मुस्कुराने लगी। हाँ, बहुत समय है, लेकिन तुम्हारे गुस्से का क्या भरोसा। ना जाने तुम्हें कब मुझ पर गुस्सा आ जाए और फिर तुम मुझे धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दो। रजत गुस्से से तानिया की तरफ देखने लगा। मैंने तुम्हें धक्का देकर नहीं गिराया था, तुम्हारा पाँव फिसला और तुम गिर गई। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो। यही सच है और इसके सिवा कुछ भी नहीं। रजत गुस्से से उठकर कमरे से बाहर चला गया और तानिया उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने रजत से शादी के लिए हाँ कही थी। जैसे ही वो आंख बंद करके लेटी थी, उसके सामने अतीत के पन्ने पलटने लगे। वो राजेंद्र भारद्वाज और शीतल भारद्वाज की छोटी बेटी थी। उससे पहले उसका बड़ा भाई था जिसका नाम जतिन था। उसके पापा सरकारी नौकरी में थे, मम्मी गृहिणी थी। भाई की नई नई बैंक में क्लर्क की नौकरी लगी थी। वो खुद स्कूल में 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाती थी। घर में सबकी लाडली थी। माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तानिया एक दिन शाम को बस से घर आ रही थी कि बस में एक शराबी उसे तंग करने लगा। जहाँ वो जाती उसके पीछे उससे सटकर खड़ा हो जाता। वो बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, लेकिन सब लोग देखते हुए भी अपने अपने फ़ोनों में व्यस्त थे। उसे थोड़ी देर में उतरना ही था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं और अपने आप को बचाते हुए बस में एक जगह से दूसरी जगह खड़ी होती रही। शाम का सर्दियों का वक्त था, 7 बजे ही अंधेरा हो जाता था। इस कारण वो उस शराबी से उलझना नहीं चाहती थी और साथ ही साथ यह भी डर था कि कहीं उसने शराबी को थप्पड़ वप्पड़ मार भी दिया तो वो उसके साथ बस स्टॉप पर उतरकर उसके पीछे ना पड़ जाए। दिल्ली में हर लड़की इस तरह की घटनाओं से कभी ना कभी तो 2-4 होती ही है। तमाशा देखने वाले तो सब बन जाते हैं, लेकिन मदद कोई नहीं करता। वैसे भी तानिया को इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसे लोगों का खुलकर विरोध कर सके। वो परेशान सी बस में इधर से उधर अपनी जगह बदल ही रही थी कि तभी एक नवयुवक ने आकर उस शराबी को कसकर थप्पड़ मार दिया। इससे पहले कि हाथापाई होती, बात और आगे बढ़ती, तानिया का बस स्टैंड आ गया और वो झट से नीचे उतर गई और उसके पीछे वो नवयुवक भी। उसने तानिया को रोकते हुए कहा, आपको पता था कि वो शराबी आपको तंग कर रहा है, तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? आप जैसी डरपोक लड़कियों की वजह से ही ऐसे लोगों की हिम्मत और बढ़ती है। मैं जितनी रोकने की कोशिश कर सकती थी मैंने की। अगर मैं उसे थप्पड़ मार देती और बदले में वो मुझ पर हमला कर देता तो मुझे कौन बचाता? बस में सभी तमाशाबीन बनकर बैठे हुए थे। वैसे भी आजकल के समय इतना कुछ खुलेआम हो रहा है लड़कियों के साथ, कौन आता है मदद करने? कोई नहीं, सब भीड़ इकट्ठी करके तमाशा देखते हैं और चले जाते हैं। मुझे किसी मुसीबत में नहीं फंसना था, इसलिए मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया। इससे शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मेरा नाम रजत है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। तान्या ने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं क्या? जी, पोस्ट तो मेरी सब इंस्पेक्टर की, लेकिन मैं साइबर सेल में काम करता हूँ। एक बार फिर से शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है।
आपने अपना नाम नहीं बताया, तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तानिया, और वो झट से रिक्शा पकड़कर अपने घर की तरफ मुड़ गई। घर पहुंचकर तानिया ने चैन की सांस ली। उस रात उसे नींद नहीं आई। आंखों के आगे बार बार रजत का चेहरा नजर आता रहा। देखने में प्रभावशाली व्यक्तित्व था रजत का। आवाज़ में मिठास और अपनापन सा था। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि उसे कोई भी लड़की ना नहीं कर सकती थी। वो भी उसके चेहरे को कहाँ भुला पा रही थी। रजत के दिल का भी यही हाल था। यूँ तो वो कोई फिल्मी हीरो नहीं था और न ही उसे लड़कियों को बदमाशों से बचाने में कोई दिलचस्पी थी, लेकिन तानिया पर नज़र पड़ते ही वो उस पर फिदा हो गया था। इसलिए जब हीरो बनने का मौका सामने तैयार पड़ा हो तो उसे हाथ से क्यों जाने दिया जाए। बस इसलिए उसने तानिया को उस शराबी से बचाया। तानिया के गाल पर पड़ते डिम्पल्स ने तो उसकी जान ही ले ली थी। अब तो एक ही मकसद था, तानिया को किसी तरह अपना बनाना। रजत आजकल तानिया को बस में दिखने लगा था। उसी के स्टॉप पर वो उसके साथ उतर जाता था। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती थी और फिर तितर बितर हो जाती थी। रजत ने उसे ना कभी बात करने के लिए रोका और ना ही कभी तानिया ने कुछ कहा। एक दिन तानिया ने उससे कहा, इस तरह अपना समय मेरे पीछे बर्बाद मत कीजिए रजत, इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तानिया, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। तानिया यह सुनकर हैरान हो गई। पागल हैं क्या आप? मुझे जानते भी नहीं है और शादी की बात कर रहे हैं। शादी तो मैं आपसे ही करूँगा, यह तय है। रही जानने पहचानने की बात, तो कभी कभी एक मुलाकात ही काफ़ी होती है किसी को समझने के लिए, और कभी कभी बरसों साथ रहने के बाद भी दो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तानिया चुपचाप रजत की तरफ देख रही थी। कुछ तो था उसमें ऐसा जो ना चाहते हुए भी उसे उसकी तरफ खींच रहा था। कल दिल्ली हाट चलते हैं घूमने के लिए, मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। कल मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। इतना कहकर तानिया चली गई और रजत चुपचाप जाते हुए उसे देखता रहा। तानिया को लगा था उस दिन के बाद से रजत से उसकी मुलाकात फिर कभी नहीं होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद रजत फिर से बस में दिखा और उसके स्टॉप पर उतरते ही वो भी नीचे उतर गया। तानिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट देखकर वो समझ गया था कि वो उसे इतने दिनों बाद देखकर खुश है। इतने दिनों से तुम कहाँ थे रजत? थोड़ा काम में व्यस्त था और कुछ नहीं। तुम्हारी शादी का क्या हुआ? बात बनी कि नहीं? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया उन लोगों का। देखते हैं क्या होता है। ये मेरा फ़ोन नंबर है तानिया, जब मन करे मिलने का तो मुझे फ़ोन कर लेना। लाल रंग तुम पर बहुत सुंदर लगता है। यह सुनकर तानिया के गालों पर भी उसके सूट का लाल रंग चढ़ गया था। 5-10 मिनट से ज़्यादा दोनों के बीच बात नहीं होती थी, क्योंकि तानिया को घर लौटने की जल्दी होती थी। ज़रा सी देर भी उसको सवालों के घेरे में खड़ा कर देती थी। खैर, रजत को भी किसी बात की जल्दी नहीं थी। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि जल्दी का काम हमेशा ख़राब होता है, इसलिए वो शांत था। उसे यकीन था रात तक तानिया उसे खुद ब खुद मैसेज कर देगी, और ऐसा ही कुछ हुआ। करीब रात 12 बजे तानिया का मैसेज आया। मैं तानिया, क्या कर रहे हो? रजत ने जवाब नहीं दिया और चुपचाप सो गया। सुबह भी गुड मॉर्निंग का मैसेज आया था, जिसे उसने अनदेखा कर दिया। शाम को वो उससे मिलने भी नहीं गया। उसकी इस बेरुखी ने तानिया को बेचैन कर दिया और उसने एक आखिरी मैसेज भेजा। 5 बजे मुझे सिटी सेंटर मॉल में मिलो। अगर तुम मिलने नहीं आए तो फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैसेज पढ़कर रजत के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो तानिया के दिमाग से खेल रहा था। वो तानिया के बाद मॉल में पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तुमने मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया और ना ही मुझसे मिलने आए? अब मॉल में भी आ रहे हो तो इतनी देर से। बात क्या है रजत? कोई दूसरी लड़की मिल गई है क्या तुम्हें? रजत ने बड़ी शांति से जवाब दिया। देखना चाहता था तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी तड़प है, इसलिए जवाब नहीं दिया। जो तड़प तुम देखना चाहते थे वो तुम्हें दिखी कि नहीं? रजत मुस्कुराने लगा। दिख भी गई और दिल से महसूस भी कर ली। बोलो, कब आऊँ तुम्हारे घर पर शादी की बात करने? पहले जान तो लें एक दूसरे को। शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। ठीक है, जो जानना चाहती हो वो तुम पूछ सकती हो मेरे बारे में। अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ। मैं अनाथ हूँ, अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। एक भले व्यक्ति ने मेरी शिक्षा का स्पॉन्सर किया था। बाकी वो कौन था, कहाँ से था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने कभी पता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, अक्सर लोग गुप्त तरीके से हम जैसे लोगों की मदद करते हैं। ना उस व्यक्ति ने कभी मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की और ना मैंने उसे कभी तलाशने की कोशिश की। खैर मेरी छोड़ो, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी, पापा और बड़ा भाई। भाई और पापा दोनों सरकारी नौकरी में। सच कहूँ तानिया, कुछ घंटे मिलकर कोई किसी को अच्छी तरह से नहीं जान सकता।
एक दूसरे को जानने के लिए साथ रहना ज़रूरी है और साथ शादी किए बिना नहीं रहा जा सकता। वैसे भी कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होती, समझौता तो करना ही पड़ता है। तुम्हें मेरे अनाथ होने से कोई समस्या नहीं है? नहीं, मुझे तो उल्टा तुम पर गर्व महसूस हो रहा है। इतनी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद तुम पढ़ लिख कर अच्छे सरकारी पद पर कार्यरत हो, लेकिन तुम्हारे अनाथ होने से मेरे माता पिता को समस्या हो सकती है। अगर वो नहीं माने तो क्या करोगी? पता नहीं, इतनी जल्दी इस विषय में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं तानिया, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रजत के व्यक्तित्व में ना जाने कैसा आकर्षण था जो वो उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। उसकी कही हुई बातों पर विश्वास करने लगी थी। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थी। वो अपने घर वालों से झूठ बोलकर उससे चोरी छिपे मिलने लगी थी। रजत के साथ वो खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। वो उसे किसी हीरो से कम नहीं लगता था। हर लड़की को वो इज्जत की नज़रों से देखता था। वो जब भी किसी आवारा लड़की को छेड़ते हुए देखता तो वो उस लड़की को बचाने के लिए किसी हीरो की तरह खड़ा हो जाता था। आज तक उसने कभी भी उसे छूने की कोशिश नहीं की थी। यही सब बातें उसे रजत के करीब लाती जा रही थी। लेकिन एक दिन उसके भाई जतिन ने उसे रजत के साथ घूमते हुए देख लिया और घर जाकर मम्मी पापा को बता दिया। फिर तो तानिया के घर पहुंचने पर उसकी वो खबर ली गई कि कुछ दिनों तक वो रजत से मिली ही नहीं। उसने अपने मम्मी पापा को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन उन्होंने शादी के लिए यह कहकर मना कर दिया कि वो किसी अनाथ लड़के से उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, पुलिस वाले और वकील उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन लोगों से ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। जितना तानिया को रजत से शादी करने के लिए रोका जा रहा था वो उतनी ही बागी होती जा रही थी। जब कई दिनों तक तानिया से रजत की बात नहीं हुई तो वो उससे मिलने उसके घर पहुंच गया। उसके पापा और भाई ने उसके अनाथ होने पर, उसकी पैदाइश पर जब उंगली उठाई तो रजत ने भी उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। जतिन ने जैसे ही रजत को मारने के लिए हाथ उठाया, रजत ने गुस्से से उसका हाथ मरोड़ते हुए कहा, पुलिस वाले पर कभी हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना बहुत पछताओगे। एक बारी जेल के अंदर चले गए ना तो जिस सरकारी नौकरी का तुम्हें इतना घमंड है उससे हाथ धो बैठोगे। तानिया, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें फैसला अभी लेना होगा। मेरे और अपने परिवार के बीच इधर रजत दबाव डाल रहा था और उधर उसके माता पिता। उन्होंने भी कह दिया था कि अगर उसने रजत को चुना तो फिर वो उसका मुंह कभी नहीं देखेंगे। उसे मरा हुआ घोषित कर उसका पिंडदान कर देंगे। वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। रजत से प्यार करने के बाद वो किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। दिल रजत के साथ जाने को मजबूर कर रहा था। आखिर में उसने रजत के हक में फैसला लिया और अपने माता पिता का घर छोड़कर रजत के साथ चली गई। सोचा नहीं था उसका यह फैसला एक दिन उस पर इतना भारी पड़ जाएगा कि उसके लिए रजत के साथ ना जिंदगी की सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगा। लेकिन प्यार में दिमाग किसका चला है जो उसका चलता। तानिया और रजत ने मंदिर में शादी कर ली थी और फिर कुछ दिनों बाद कोर्ट में वैवाहिक जीवन बेहद खूबसूरत मोड़ से गुजर रहा था। रजत को जीवन साथी के रूप में पाकर तानिया की ज़िंदगी से सारी शिकायतें ख़त्म हो गई थी। विवाह की पहली रात को चादर पर पड़े खून के कुछ धब्बों ने रजत को यकीन दिला दिया था कि वो पहला शख्स है जिसने तानिया को छुआ है और तानिया तन और मन दोनों से अनछुई है। रजत का उसके लिए अथाह प्रेम उसे पागल किए जा रहा था। वो उसे एक पल के लिए भी छोड़ता नहीं था। प्यार और परवाह दोनों ही तानिया को बहुत याद में मिल रहे थी। लेकिन कहते हैं ना, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, फिर वो चाहे प्यार की ही क्यों ना हो। रजत ने यह कहकर तानिया से स्कूल की नौकरी छुड़वा दी थी कि जहां वो रहते हैं वहां से स्कूल बहुत दूर पड़ता है। लिहाजा तानिया ने पास ही के स्कूल में एक नौकरी ढूंढ ली थी। रजत रोज़ उसे स्कूल छोड़ने जाता था। दिन में भी कई बार उसे फ़ोन करके उसकी खोज खबर लेता रहता था। तानिया उसके व्यवहार से बहुत खुश थी। उसे यह सोचकर कभी कभी बहुत दुख होता था कि उसके परिवार ने रजत को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो अनाथ था। वो उन्हें मिलकर बताना चाहती थी कि रजत एक बहुत अच्छा इंसान है और उसका बेहद ख्याल रखता है, लेकिन कैसे बताती। वो जब भी उन्हें फ़ोन करती कोई फ़ोन उठाता ही नहीं था। हार कर उसने उन्हें फ़ोन करना बंद कर दिया था। उसके लिए अब रजत ही सब कुछ था, उसका परिवार भी और पति भी। रजत के गुस्से से उसका सामना पहली बार तब हुआ जब वो रात को खाना खा रहे थे। वो उस पर बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाया। वजह थी उसने कटोरी में सब्ज़ी ज़्यादा डाल दी थी।
उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर कुछ पल के लिए वो सहम सी गई थी। उसने धीरे से कहा, इतनी ज़ोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? तुम आराम से भी तो कह सकते थे कि सब्ज़ी ज़्यादा है, निकाल कर अलग से रख लो। इतने दिन हो गए हैं हमें साथ रहते हुए, अब इतनी छोटी सी बात भी मुझे रोज़ बतानी पड़ेगी। मुझे बहस पसंद नहीं है तानिया, आगे से इस बात का ध्यान रखना। तानिया मन ही मन सोच रही थी, उसने तो कोई बहस की ही नहीं, सिर्फ अपनी बात रखी थी। बात करना कब से बहस हो गया। खैर, बात को आगे बढ़ाने की बजाय वो यह सोचकर शांत हो गई कि क्या पता रजत का दिन ऑफिस में ख़राब गुजरा हो और इस वजह से उसने वहाँ का गुस्सा उस पर निकाल दिया हो। तानिया रसोई समेटकर चुपचाप सोने लगी तो रजत के हाथ उसका जिस्म टटोलने लगे। सॉरी तानिया, मुझे तुम पर इस तरह से झल्लाना नहीं चाहिए था। अच्छा, अब गुस्सा छोड़ो और मुझे अपने करीब आने दो। आज मेरा मन नहीं है रजत, मैं सोना चाहती हूँ। रजत ने उसकी एक नहीं सुनी। कैसे भी उसे प्यार से मनाकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए राजी कर ही लिया। रजत के स्वभाव की परतें दिन बर दिन खुलती जा रही थी। उसे हर उस आदमी से समस्या थी जिससे तानिया बात करती थी। उसे सब्जी वाले से लेकर पड़ोसी सहकर्मचारी सबसे समस्या थी। जब भी घर में कोई उसका दोस्त आता या फिर बाहर का कोई व्यक्ति तो वो तानिया को बाहर आने नहीं देता था। उसके शक्की स्वभाव से उसका जीना मुश्किल कर दिया था। उसे पहला थप्पड़ तब पड़ा था जब वो बालकनी में खड़े होकर अपने बाल संवार रही थी। रविवार का दिन था, रजत सोया हुआ था। वो नहा धोकर बाल संवारने बालकनी में चली गई थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, यह सोचकर कि रजत जब सोकर उठेगा और उसे लाल साड़ी में देखेगा तो सरप्राइज्ड हो जाएगा। रजत को उस पर लाल रंग बहुत अच्छा लगता था, लेकिन रजत के सरप्राइज होने से पहले वो सरप्राइज हो गई जब रजत उसे खींचते हुए बालकनी से कमरे में ले गया और उसके गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। कुछ सेकंड्स तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई। ऐसा लगा जैसे उसकी ज़ुबान को लकवा मार गया हो। आवाज़ गले में ही घुटकर रह गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखे जा रही थी। रजत ने उसे कसकर गले से लगा लिया। मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था तानिया, लेकिन तुम हर बार मुझे मजबूर कर देती हो। क्या ज़रूरत थी लाल रंग की साड़ी पहनकर बालकनी में जाकर बाल संवारने की? साथ वाली बालकनी में खड़े लड़के तुम्हें ही देख रहे थे और गंदी गंदी बातें कर रहे थे। मैं काफ़ी नहीं हूँ क्या तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो तुम उन्हें उकसाने बाहर चली गई? तानिया ने अपनी पूरी ताकत समेटते हुए कहा, बंद करो अपनी गंदी बकवास। अगर वो मेरी तरफ देखकर गंदी बातें कर रहे थे तो मुझे क्यों नहीं सुनाई दी, जबकि मैं बाहर खड़ी थी? और तुम्हें कैसे सुनाई दे गया जबकि तुम अंदर सो रहे थे? गंदे वो लोग नहीं हैं, तुम हो। तुम्हारी सोच है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं अब एक पल भी नहीं रुकूंगी यहाँ नहीं रहोगी तो कहाँ जाओगी? तुम्हारे घर वाले तो पहले ही तुम्हारा क्रियाक्रम कर चुके हैं। हाँ, मर्जी जाऊँ, तुम्हें इससे क्या? मैं बस अब यहाँ नहीं रहूँगी। वो तानिया के पैरों में गिरकर माफ़ी की भीख मांगने लगा था, अपने प्यार की दुहाई देने लगा था। तुम्हारे सिवा मेरा है कौन तानिया? अगर तुम भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई तो मैं किसके सहारे जीऊँगा? तुम्हारी कसम, आगे से मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊँगा। वो गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारने लगा था। उसके हाथ से खून निकलता देख तानिया का दिल पिघल गया और उसने उसकी कई बातों पर विश्वास कर लिया। वो उसे छोड़कर नहीं गई, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला। तानिया को लगा कि रजत बदल गया है, लेकिन यह समझना उसकी भूल थी। हाथ को एक बार उठने की आदत पड़ जाए तो फिर वो मौका ढूंढ ही लेता है बार बार सिर उठाने का। रजत की हरकतों के कारण तानिया ने स्कूल की नौकरी भी छोड़ दी थी। उसके लिए उसने अपने आप को पूरा बदल लिया था। लोगों से बातचीत करना, उनकी तरफ देखना तक छोड़ दिया था। रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से बचने का यही एक बेहतर उपाय लगा था उसे। कोई भी व्यक्ति अगर उससे बात करने लगता, चाहे वो जान पहचान वाला हो या फिर अजनबी, डर के मारे उसकी सांसें तेज चलने लगती थी कि कहीं पीछे से रजत ना आ जाए और उस पर बरस पड़े। रजत की आंखें उसे हर वक्त उसका पीछा करते हुए महसूस होती थी, चाहे वो पास हो या ना हो। वो अक्सर मन ही मन सोचती थी, उसने रजत को अभी तक छोड़ा क्यों नहीं? इस दम घोटने वाली शादी में फंसकर क्यों रह गई वो? उसका मन एक ही जवाब देकर उसको इस शादी को बचाने के लिए मना लेता था। रजत रोज़ गुस्सा नहीं करता था और न ही उस पर हाथ उठाता था। वो बीमार होने पर उसका ख्याल रखता था। जिस चीज़ पर वो हाथ रख दे वो उसके लिए झट से ले आता था। वो उसे प्यार करता था, सिर्फ गुस्सा आने पर ही वो उस पर हाथ उठाता था। सारी दुनिया उसकी तारीफ़ करती थी, तानिया को किस्मत वाली कहती थी। तानिया ने रजत को अपनी किस्मत मान हालात से समझौता कर लिया था।
उसके हाथ उठाने पर अब उसका स्वाभिमान आवाज़ नहीं उठाता था। आदत इस दुनिया में सबसे बुरी चीज़ है। फिर वो चाहे किसी भी चीज़ की पड़ जाए, एक बारी आदत पड़ जाए तो अच्छे और बुरे के बीच फ़र्क महसूस होना ख़त्म हो जाता है। तान्या को रजत की आदत पड़ चुकी थी। वो गुस्से में हाथ उठाता, वो बदले में रोती और फिर वो उसे मनाता। कुछ समय तक उसे बेतहाशा प्यार करता, उसकी परवाह करता और वो भूल जाती कि उसके साथ कभी कुछ गलत भी हुआ था। कितनी खुश थी वो उसे जब माँ बनने के बारे में पता चला था। इस एक खबर से रजत और उसके रिश्ते में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था। उसका गुस्सा पहले से कम हो गया था। 3-4 महीनों से उसने उस पर हाथ भी नहीं उठाया था। ख्याल भी बच्चों की तरह रख रहा था उसका। उसे लगने लगा था कि रजत बदल गया है, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। बात बहुत छोटी थी जिस पर बहस शुरू हुई थी और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि रजत ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। इस बार तान्या उसका थप्पड़ सह नहीं पाई और उसने रजत पर पलटकर हाथ उठाना चाहा। रजत ने उसे रोकने के लिए पीछे की तरफ धकेल दिया और वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। जब तक रजत उसे बचाने आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो खून के समंदर में डूब चुकी थी और कुछ ही मिनटों में बेहोश हो गई थी। उसे बुरी तरह रोता हुआ देख रजत ने उसे ज़ोर से हिलाते हुए जगाया। क्या हुआ तानिया, इस तरह रो क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? रजत उसे उसके अतीत से निकालकर वर्तमान में ले आया था। तानिया टकटकी लगाए रजत की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, तुम खूनी हो, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। रजत तानिया को गले से लगाकर समझा रहा था। तानिया, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अतीत को याद करके रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो मन ही मन सोच रही थी, काश मैं अपने अतीत को बदल पाती, काश मैंने अपने माता पिता की बात मानी होती, काश मेरे गलत होने पर मेरे परिवार वालों ने मुझे धुतकारने की जगह मेरा साथ दिया होता, काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं रजत को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर पाती। ना जाने कितने सारे काश हैं जो मेरे अंदर सिमट कर रह गए हैं। ना जाने मुझे रजत से कभी मुक्ति मिलेगी या नहीं, या फिर मैं यूं ही उसके साथ घुट घुट कर मर जाऊंगी। तानिया ने हिम्मत बटोर कर कहा, रजत मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक की बात सुनकर रजत के होंठों पर कुटिल मुस्कान पसर गई। तलाक लेकर कहाँ जाओगी? तुम्हारे पास ना तो तुम्हें सहारा देने के लिए परिवार है और ना ही तुम्हारे पास नौकरी है। तुम्हारा तो बैंक अकाउंट भी खाली पड़ा है। इन हालातों में तो मेरे साथ रहने के सिवाय तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कहीं मेरे पीछे से कोई दूसरा आशिक तो नहीं ढूंढ लिया है ना? बकवास बंद करो अपनी। तानिया, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि इस हालत में मैं तुम पर हाथ उठाऊं। मैंने शादी के समय कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और यह बात सुनकर तुम मेरे गले लग गई थी। इसलिए तलाक के बारे में भूल जाओ। जितनी भी ज़िंदगी बची है वो तुम्हारे साथ ही कटेगी, तुम्हारे बिना नहीं। माना मैं गुस्से में कभी कभी हाथ उठा देता हूँ, लेकिन यह क्यों नहीं सोचती कि तुम्हें ना प्यार भी तो करता हूँ। तुम्हें पता है मेरे ऑफिस में कई लोग शादीशुदा होने के बावजूद और लड़कियों से संबंध रखते हैं और मुझे भी कई बार इस बात के लिए उकसाते हैं, लेकिन मैं कभी उनकी बातों में नहीं आया क्योंकि मेरी नज़र तुम्हारे सिवा कहीं और ठहरती ही नहीं है। तुम्हारे शरीर पर ही नहीं, तुम्हारी आत्मा पर भी सिर्फ मेरा एकाधिकार है। इसलिए तुम्हें खुद से अलग करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर कहीं छुट्टियों पर चलेंगे सेकेंड हनीमून के लिए। तानिया ने डरते हुए कहा, मैं लोगों को तुम्हारा सच बता दूंगी। घरेलू हिंसा के खिलाफ तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। यह सुनकर रजत पेट पकड़कर हंसने लगा। पुलिस वाले को ही पुलिस का डर दिखा रही हो? बच्चा खो देने की वजह से तुम्हारी मानसिक हालत पर लगता है कुछ ज़्यादा ही असर पड़ गया है। तुम्हारे खिलाफ तो पहले से ही थाने में शिकायत दर्ज की है। तुम घरेलू हिंसा के झूठे आरोप में मुझे फंसाकर पैसे ऐंठना चाहती हो। वैसे 1-2 केस मैंने तुम्हारे पापा और भाई के ऊपर ठोक दिए ना, तो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपनी औकात में रहो। एक अच्छी पत्नी बनकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ। तुमने प्रेम विवाह किया है अपने परिवार के खिलाफ जाकर, कम से कम उस प्रेम की तो लाज रखो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तानिया, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तानिया स्तब्ध थी रजत की यह सारी बातें सुनकर। उसे पता नहीं था वो इतना ख़तरनाक भी हो सकता है। उसे अपने पापा की कही बात याद आ रही थी, पुलिस वालों से ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी।
तानिया के 7वें हादसे को 1 महीने से ऊपर हो गया था। उसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी। शारीरिक रूप से वो संभल रही थी, लेकिन मानसिक तौर पर वो बेहद तनाव में थी। खैर, तनाव में तो रजत भी कम नहीं था। वो अलग बात है कि दोनों के तनाव की वजह काफ़ी अलग थी। बच्चे के जाने के बाद से तानिया काफ़ी बदल गई थी। उसका तलाक की बात करना रजत को भीतर तक चुभ गया था। माना उनकी शादी परफेक्ट नहीं थी, उसमें बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन सच चाहे जो भी हो, वो तानिया से तलाक लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसे तानिया से पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। वो पहली लड़की थी जिसे उसने चाहा था और छुआ था। उससे मिलने के बाद उसके मन में कभी किसी और की तरफ देखने की ख्वाहिश तक नहीं जगी। उसके लिए वही सब कुछ थी और उसे साथ रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। 1 महीना हो गया था उसे बीमार हुए, तब से उसने उसे छुआ नहीं था। इस वजह से पहले ही दिमाग इतना परेशान था। उस पर तलाक की बात ने तो उसका दिमाग ही ख़राब कर दिया था। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को उसने नियंत्रित करके रखा हुआ था। बीमार हालत में वो उसे और चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तानिया दवाई खाकर आराम कर रही थी और रजत उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? पहले से बेहतर हूँ। रक्त स्राव अभी भी हो रहा है क्या? दर्द नहीं है ना? नहीं, सब ठीक है, बस थोड़ी सी कमज़ोरी है। हर वक्त थकान सी महसूस होती है। कुछ काम करने का दिल नहीं करता है, मन करता है बस पड़े रहो बिस्तर पर। सोच रहा हूँ खाना बनाने वाली रख देता हूँ, तुम्हें आराम मिल जाएगा। इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो मुझ पर? मेरे ख्याल रखने को मेहरबानी का नाम मत दो तानिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं तुम्हें दिखता क्यों नहीं है। रजत बात करते करते उसके करीब आ गया था। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ तानिया। महीने से ज़्यादा हो गया मैंने तुम्हें ठीक से छुआ भी नहीं है। तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होती क्या? तानिया समझ गई थी रजत की बातों के पीछे का अर्थ। जो उसका हाथ उसके सिर को सहला रहे थे, वो हाथ धीरे धीरे उसके शरीर के बाकी हिस्सों की तरफ बढ़ रहे थे। उसने रजत को नहीं रोका। वैसे भी रोकने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। फिलहाल उसमें लड़ने की, बहस करने की और फिर बदले में थप्पड़ खाने की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी जिस दिन से उसने रजत से शादी की थी, वो अपनी आत्मा और शरीर पर अपना अधिकार खो बैठी थी। रजत हमेशा की तरह कुछ देर बाद सो गया था और तानिया अपने बारे में सोच रही थी। वो अपनी पसंद नापसंद भी भूल चुकी थी। शादी के शुरुआती दिनों में वो रजत के प्यार में इतनी पागल थी कि सब काम उसकी पसंद के अनुरूप ही करने लगी थी। यहाँ तक कि उसके कपड़ों के रंग भी रजत की ही पसंद के होते थे। रजत उसके बाहरी वस्त्रों से लेकर निजी वस्त्रों तक के रंग डिजाइन चुनता था और तानिया को यह अच्छा भी लगता था। रजत का उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखना उसे एहसास करवाता था कि वो उससे कितना प्यार करता है। ज़िंदगी उसे अपने जाल में उलझा रही थी और वो उलझती जा रही थी। उसकी आंखों से प्यार का भ्रम दूर होते होते बहुत समय हो लग गया था और अब उसकी हालत यह थी कि उसके पास रजत से पीछे छुड़ाने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। प्यार में दिल तो लगाना चाहिए, लेकिन दिमाग की अहमियत को भूल नहीं जाना चाहिए। कोई भी चीज़ पूरी तरह न सही होती है और न ही गलत। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी कभी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, उसमें कुछ ग्रे शेड्स भी होते हैं। तानिया की ज़िंदगी में रजत भी ऐसा ही एक ग्रे शेड था। वो उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो चाहते हुए भी उससे पूरी तरह नफरत नहीं कर पाती थी। पहली वजह वो उसका पहला प्यार था, दूसरी वजह वो उसका बहुत ख्याल रखता था, इसलिए शायद वो उसे चाहते हुए भी उससे दूर नहीं जा पा रही थी। यह शादीशुदा औरत ही समझ सकती है कि शादी को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है जितना कि दिखता है। अकेली औरत को समाज जीने नहीं देता। घर में उसे एक ही जानवर का भय होता है और बाहर अनगिनत जानवरों का। ऊपर से अगर आपका अपना परिवार ही आपसे किनारा कर ले तो फिर तो जीवन और मुश्किल हो जाता है। ऐसे में शादी निभाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचता। कुछ ऐसी ही मन स्थिति से तानिया भी गुजर रही थी। उसके लिए रजत को छोड़कर जाना आसान नहीं था। जाती भी तो कहाँ जाती, जाने के लिए कोई जगह भी तो नहीं थी। उसने अपनी शादी को एक और मौका देने के बारे में सोचा। एक रात तानिया ने रजत को प्यार से कहा, जब तुम शांत रहते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुमसे अच्छा इंसान इस दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, और जब गुस्से में होते हो तो। बात कहते कहते रुक क्यों गई तानिया? तानिया ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम चाहो तो हम किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। तुम्हारे गुस्से को मैनेज करने के लिए मैंने गूगल पर पढ़ा है कि गुस्से को शांत करने के लिए एंगर मैनेजमेंट थेरेपी होती है। तुम चाहो तो वो हम ले सकते हैं। रजत उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। देख रहा हूँ गूगल से कुछ ज़्यादा ही ज्ञान इकट्ठा कर रही हो तुम। लगता है वाईफाई का कनेक्शन कटवाना पड़ेगा। मैं बेहद शांत किस्म का इंसान हूँ तानिया।
लेकिन तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा समझदार बनने की आदत मुझे गुस्सा दिला देती है। तुम उन बीवियों की तरह क्यों नहीं रहती जो चुपचाप बैठकर खाना बनाती हैं और शाम को सज धज कर पति का इंतज़ार करती हैं। भारत में कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपने शराबी पतियों से रोज़ रात को मार खाती हैं, सुबह मेकअप के नीचे अपने चेहरे पर पड़े निशान छुपाकर मुस्कुराते हुए काम पर जाती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हें मैं मिला हूँ। ना तो मैं सिगरेट पीता हूँ, ना ही शराब, और ना मुझे लड़कीबाजी का शौक़ है। मुझे एक ही चीज़ का शौक़ है और वो है तुम्हारा। अब इतना प्यार करने वाला पति भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो इसमें तुम्हारा दोष है, मेरा नहीं। वैसे भी मैं हाथ भी तब उठाता हूँ जब तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। जब से तुम सीढ़ियों से गिरी हो मैंने तुम पर हाथ उठाया है क्या? तानिया ने डर के मारे कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ सॉरी कहकर आंखें बंद करके लेट गई। लेकिन इतनी जल्दी सोना उसके नसीब में नहीं था। रजत की ज़रूरतें उसका रास्ता देख रही थी। तानिया ने रजत के मन मुताबिक जीना शुरू कर दिया था। अब वो किसी बात पर बहस नहीं करती थी। जैसा रजत कहता वो ठीक वैसा ही करती। उसके इस बदलते रूप से रजत भी काफ़ी खुश था। तानिया उसे अब हाथ उठाने का अवसर ही नहीं देती थी। जिंदगी कुल मिलाकर अच्छी चल रही थी। इसी खुशी में एक दिन रजत ने तानिया से कहा, चलो हनुमान मंदिर चलते हैं, वहाँ से जनपद घूमकर घर वापस आ जाएंगे, खाना भी बाहर ही खा लेंगे। यह सुनकर तानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई थी। बच्चे को खोने के बाद से वो कहीं बाहर घूमने नहीं गई थी, इसलिए वो रजत के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। हनुमान मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद दोनों वहाँ के बाजार से मंदिर के लिए छोटा मोटा सामान खरीदने लगे। वहीं पर कुछ हाथ देखने वाले भी बैठे थे। तानिया ने रजत से कहा, रजत चलो ना, उन पंडित जी को अपना हाथ दिखाते हैं। तानिया, क्या जानना है तुम्हें? सब कुछ ठीक तो है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। बच्चा हो जाएगा जब होना होगा, उसकी टेंशन मत लो। प्लीज़ रजत, मुझे दिखाने दो ना हाथ। अच्छा ठीक है, तुम्हें हाथ दिखाना है तो दिखा लो, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा। मुझे इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं है। तानिया पंडित जी के पास चली गई थी हाथ दिखाने के लिए। रजत अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? तानिया। वो उसका हाथ देखने लगे। उसका हाथ देखते देखते उनके माथे पर चिंता की लकीरें सी उभर आई। कितने साल हो गए तुम्हारे विवाह को? 2 साल। बुरा मत मानना बेटा, यह तुम्हारा पहला विवाह है या दूसरा? जी पहला है। रजत सिर्फ मोबाइल देख रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान पंडित की बातों पर लगा हुआ था। पंडित जी ने धीरे से कहा, तुम्हारा हाथ देखकर तो लगता है जैसे तुम अथाह पीड़ा में हो। कष्ट ही कष्ट नजर आ रहा है तुम्हारे हाथ की लकीरों में तो। तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है पंडित जी, मेरे जीवन में सब ठीक है। मैं बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। तुम्हारे एक संतान की तो मृत्यु नजर आ रही है। यह सुनकर तानिया की आंखें भर आई थी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे 5 महीने का गर्भ था जो एक दुर्घटना की वजह से गिर गया। चिंता मत करो बेटी, हाथ की रेखाओं के अनुसार तुम्हारी किस्मत में जुड़वा बच्चों का योग है। यह सुनकर तानिया खुश हो गई। वो उन्हें दक्षिणा देकर उठ ही रही थी कि उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे भाग्य में दूसरे विवाह का योग है तानिया। तानिया उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से हड़बड़ाती हुई जल्दी से उठ गई और रजत का हाथ पकड़कर आगे की ओर जाने लगी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, रजत ने दूसरे विवाह की बात सुनी ना हो। उनका जनपद घूमने का विचार था, लेकिन रजत ने यह कहकर मना कर दिया घूमने से कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो घर जाना चाहता है। तानिया समझ गई थी कि रजत सब सुन चुका है। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था, यह सोचकर कि ना जाने घर पहुंचकर रजत उसका क्या हाल करेगा। रजत का अपना एक अलग स्वभाव था। गुस्सा जिसके स्वभाव में वो ख़राब परिस्थिति का इंतज़ार नहीं करता। कभी कभी बेतुकी सी बात पर भी उस इंसान का गुस्सा बाहर निकल ही आ जाता है। रजत के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता था। घर पहुंचते ही रजत कमरे में जाकर लेट गया और तानिया रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। वो अचानक से बहुत शांत हो गया था। उसका शांत बर्ताव तानिया को व्यथित कर रहा था। 2-3 दिन बीत गए थे, लेकिन रजत ने उस पंडित की दूसरे विवाह वाली बात पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की थी। अभी तक यही बात उसे परेशान कर रही थी। काफ़ी दिनों बाद रजत ने रात को सोते समय तानिया से सवाल किया, तानिया, मुझसे पहले भी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई था क्या? नहीं, तुम ही वो पहले व्यक्ति हो जिससे मैंने प्यार किया और अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की। रजत जानता था तानिया सच कह रही, क्योंकि शादी करने से पहले उसने उसके बारे में अच्छे से मालूमात की थी।
वही उसकी ज़िंदगी में पहला शख्स था और चाहता था वही आखिरी भी हो। एक पत्नी होने के तौर पर तुम मुझसे संतुष्ट तो हो ना? मुझे हमारे आपसी संबंधों को लेकर तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत सिर्फ एक बात से है और वो तुम जानते हो। रजत ने तानिया को कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तानिया, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। अगर तुमने कभी मुझे छोड़कर किसी और से रिश्ता रखने के बारे में सोचा भी ना, तो ना तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा और ना ही उस आदमी को। रजत छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। उस पंडित की बात पर विश्वास करके तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? ज्योतिष में भरोसा नहीं है ना, तो फिर तुम क्यों उस पंडित की कही बात पर भरोसा करके मुझे प्रताड़ित कर रहे हो? मैं उस पंडित की बात पर भरोसा करता हूँ कि नहीं, इस वक्त यह जानना ज़रूरी नहीं है। अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम्हें कैसा लगता यह सुनकर कि तुम्हारे पति के भाग्य में 2 विवाह लिखे हैं? जाहिर सी बात है मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बदले में मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती जिस तरह तुम मुझे पहुंचा रहे हो। तुम्हारी हूँ रजत, शरीर और आत्मा दोनों से। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मेरा भरोसा करो तानिया, मैं कभी कल्पना में भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। हम जिएंगे भी तो साथ और मरेंगे भी तो साथ ही। तानिया को रोता हुआ देख रजत ने उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। वो उसके आंसुओं को चूम रहा था और वो मन ही मन कह रही थी, तुम्हारे साथ जीने से कहीं अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ मर जाऊं रजत। लेकिन मैं जानती हूँ मौत भी मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। मेरी किस्मत में तुम्हारे साथ मर मर कर ही जीना लिखा है। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, क्या पंडित जी की कही हुई बात सच साबित होगी? क्या तानिया की ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जो तानिया को रजत से मुक्ति दिलाकर अपना बना लेगा? जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।